Welcome to the Scientific Curve, a conceptual learning platform. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म को स्टडी करने से पहले हम चंद चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटोप्लाज्म को। देखें, प्रोटोप्लाज्म को हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि लिविंग मैटर ऑफ सेल। जो भी लिविंग मैटर है, इसको और सिंपल हम इस तरह से बना सकते हैं कि सेलुलर जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ से लेके इन जितने भी ऑर्गेनेलीज है, जितने भी कंपाउंड्स है, वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे, क्योंकि वो लिविंग मैटर है सेल के। देखें, एक चीज़ याद रखें कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट होता है और दूसरा न्यूक्लियस का कंपोनेंट होता है। और आपको पता है कि यूकैरियोट में हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एक प्रॉपर डिफरेंशिएट को क्रिएट करता है, प्रॉपर एक डिफरेंस को बनाए रखता है। अब हम साइटोप्लाज्म को ही स्टडी करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। देखिए, साइटोप्लाज्म एक रीजन है, एक एरिया का हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म का। वो एरिया कहाँ से कहाँ तक है? वो एरिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। देखें, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है सेल का, वहाँ से लेकर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ तक जो भी स्पेस आएगा उसको हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म का। और एक चीज़ याद रखें कि ये कॉमन है बोथ हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के। यानी कि जो भी प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल होगा, उन दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, यानी कि उन दोनों सेल्स में ये ज़रूर होगा। देखें, अब दोनों सेल तो डिफरेंट है। जब साइटोप्लाज्म होगा तो कैसे होगा दोनों में, अगर है तो किस तरह का है, ये क्वेश्चंस हमारे जहन में आ रहे होंगे। तो देखें कि मेजर जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म है उस और यूकैरियोटिक के दरमियान में, आप याद रखें कि जो भी प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर हमारे पास साइटोस्केलेटन एब्सेंट होंगे, उसमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें हमारे पास साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे। अब हम इसकी प्रेजेंस को एज अ स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखें, ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सेल का स्ट्रक्चर है, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो रीजन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में ये जो रीजन है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म। देखें, यहाँ से यहाँ तक ये जितना रीजन है ये साइटोप्लाज्म है और ये जितना रीजन है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। अब हम प्रॉपर एक सेल को देखते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट हो। देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जितनी स्पेस आएगी ये हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाएगी। साइटोप्लाज्म में हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है सेल का, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें जहाँ प्रेजेंट होती है उस स्पेस को हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया है। अब हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, तो हम इसको एज इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखें, ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये लाइट येलो कलर का, थोड़ा मट्टी कलर का, इसको हमने जो नाम दिया है साइटोप्लाज्म का नाम दिया है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑर्गेनेलीज रहती हैं सेल के। और ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी मेम्ब्रेन ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनर ये जो स्पेस है इसको हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म का। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इससे आउटर जितना ये रीजन है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंडर में आएगा। अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, केमिकल नेचर को देखते हैं कि साइटोप्लाज्म किन केमिकल से मिलकर बना है। याद रखें कि जो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म है उसमें 90% वाटर होगा, ठीक है ना, 90% वाटर होगा। उसके बाद हमारे पास 10% हमारे पास फंडामेंटल बायोकेमिकल लाइफ्स होंगे, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स होंगे, जिनमें हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ शुगर हो सकते हैं, अमाइनो एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड, वाइटामिन्स और डिजोल्व गैसेस हो सकते हैं। और ये हमारे पास याद रखें कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये जितने मॉलिक्यूल्स है ये स्मॉल है, लेकिन हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे कि प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, जो इसको कोलाइडल बनाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो एक उसकी जो केमिकल कंपोजिशन बनती है उसको कोलॉइडल बनाते हैं, थोड़ा गाढ़ा सा बनाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह ये है कि हमारे पास इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन होगा। ऐसा अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज़ को समझना लाजमी है, ठीक है ना, साइटोजेल और साइटोसोल। देखिए,
जब हमने पीछे स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पे देखें इस स्ट्रक्चर में हम इसको और क्लियर करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे दो रीजन्स हैं साइटोप्लाज्म के। एक ये है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, और दूसरा ये रीजन है जो न्यूक्लियस के करीब है। अब इन दोनों रीजन को आपने अपने जहन में रखना है कि हमने इन दोनों रीजन को पर्टिकुलर नाम दिया है, और इनका थोड़ा सा वहाँ पे आप इनका रोल देखेंगे। अब देखें, जो भी इनर पोर्शन है यानी कि न्यूक्लियस की तरफ, जो न्यूक्लियस के करीब जो रीजन था, वो हमारे पास लेस विस्कस होगा, यानी कि गाढ़ापन कम होगा, और उसको हम नाम देंगे साइटोसोल। जबकि जो पेरिफेरल रीजन है, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द है, वो ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा ज़्यादा है, और उसको हमने साइटोजेल नाम दिया है। अब मैं आपको इस डायग्राम से क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना। ये जो रीजन है, इसको ये थोड़ा सा गाढ़ा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, और ये हमारे पास बहुत ही लाइट, इसको आप ये कह सकते हैं कि लेस विस्कस, इसको आप कह सकते हैं मोर विस्कस, और इस मोर विस्कस रीजन को हमने साइटोजेल का नाम दिया है, और लेस विस्कस रीजन को हमने दिया है साइटोसोल का नाम। अब दोबारा अपने स्लाइड पर चलते हैं। तो ये दो रीजन्स हैं, इनको आपने समझना है, एक साइटोसोल और दूसरा साइटोजेल, ठीक है ना। अब देखें, आपने साइक्लोसिस का नाम सुना होगा, देखें सेल स्ट्रीमिंग आप कह सकते हैं, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हमने साइक्लोसिस का नाम दिया है, साइक्लोसिस, ठीक है ना। देखें, एक चीज़ सेल के साइटोप्लाज्म में अकर होती है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना, वो है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, ठीक है ना। और ये ड्यू टू, ये इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से हमारे पास सेल की जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट शो करती है, और इस मूवमेंट को हमने नाम दिया है साइक्लोसिस का नाम। और यही मूवमेंट हमारे पास जो भी ऑर्गेनेलीज है, जो भी हमारे पास सेल में फूड कंटेंट है, उसको पूरे साइटोप्लाज्म में फैलाते हैं, ठीक है ना। और इसकी पर्टिकुलर रीज़न क्या है, साइक्लोसिस, सेल स्ट्रीमिंग, ठीक है ना। इसको आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, कि अगर साइटोप्लाज्म एक सेल में है तो क्यों है, उसकी रीजंस क्या है, ठीक है ना। अब देखें, साइटोप्लाज्म की अहम रीजन ये है, अहम जो उसका रोल है वो ये है कि देखें, वो एक साइट प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। जितने मेटाबॉलिज्म होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं मोस्टली, और उनको वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। तो वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये चीज़ अपने जहन में रखना है कि वो एक स्टोरेज हाउस है, ठीक है ना। जितने हमारे पास कंपोनेंट होंगे सेल के, ठीक है ना, उनको वो स्टोर करेगा। हमारे पास लिपिड हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, तमाम चीज़ों को वो स्टोर करेगा आने वाले रिएक्शन के लिए, और सेल की अपनी यूटिलाइजेशन के लिए वो उनको स्टोर करके रखेगा। इसीलिए हम इसको स्टोरेज हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि साइटोसोल की हमने बात की थी लास्ट स्लाइड में। साइटोसोल वो रीजन है जो न्यूक्लियस के करीब है। उस रीजन में मोस्टली हमारे पास कुछ मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस सिंपल आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन का पहला मरहला है, उसको आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। वो जो रिएक्शन है वो आपके पास साइटोप्लाज्म में होता है। फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक मेटाबॉलिक पाथवे है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक जगह है जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म साइट भी प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, और मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म भी करता है, ठीक है ना। अच्छा, जो हमने साइटोजेल की बात की थी, वो एरिया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द है, आप याद रखें कि वो हमारे पास स्टोरेज का काम करता है। बहुत सारे हमारे पास यूज़फुल कंपाउंड्स हैं उनको स्टोर करता है, और उसका एक और अहम काम ये है कि वो जितने वेस्ट है उनको टाइम टू टाइम सेल से एलिमिनेट करता है, सेल से वो बाहर उनको खारिज कर देता है, ताकि सेल के लिए कोई नुकसानदा ना हो। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच विद अस, हैव अ नाइस डे।